नमस्कार, मैं मनीष कुमार सन्हा। आज आपके सामने क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम का चर्चा करने वाला हूं। इस चैप्टर की शुरुआत जो इंट्रोडक्शन है उसमें यह बताया जा रहा है कि मिडाइवल पीरियड को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग जिसे अर्ली मिडाइवल पीरियड कहा गया और दूसरा लेट मिडाइवल पीरियड कहा गया। अर्ली मिडाइवल पीरियड की जो पीरियड है, काल है, वो 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक है। वहीं लेट मिडाइवल पीरियड का जो काल है वो 12th सेंचुरी ऑनवर्ड टू टिल 18th सेंचुरी तक का समय है। और इस इंट्रोडक्शन में ये बताया जा रहा है कि इस वक्त हमारा जो समाज था, जो देश था, वो छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों में बटा हुआ था, जो लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहते थे। और युद्ध करने के पीछे का कारण था कि वो अधिक से अधिक लैंड ग्रांट को प्राप्त कर सके, लैंड को गेन कर सके और वेल्थ संपत्ति को प्राप्त कर सके। इसलिए वो एक दूसरे से लगातार युद्ध करते थे, उनके बीच में युद्ध होता रहता था। आगे जो है इस चैप्टर में यह भी कहा जा रहा है कि इसी समय भारत पे राजपूताना का उदय होता है और इस वक्त जो राजपूत थे वो अपने आप को जो है अलग अलग कुल के बतलाते हैं। राजपूत का एक क्लैन कहता है कि वी आर द डिसेंडेंट ऑफ सन गॉड, हम भगवान सूर्य के डिसेंडेंट हैं, इसलिए हमें जो है सूर्यवंशी कहा गया है। तो दूसरा कहता है वी आर द डिसेंडेंट ऑफ मून गॉड, हम भगवान चंद्र के डिसेंडेंट हैं, इसलिए हमें चंद्रवंशी कहा जाता है। और तीसरा क्लैन जो इनके बाद आया है वो कहता है हमारा जन्म अग्नि यज्ञ रूपी अग्नि से हुआ है, इसलिए हम अग्निकुला है। इस प्रकार से दीज आर द 3 क्लैन्स ऑफ राजपूत। अब ये समझेंगे कि ये राजपूत शब्द का अर्थ क्या है। राजपूत शब्द जो है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक राजा, दूसरा पुत्र, राजा का पुत्र, सन ऑफ किंग। इस प्रकार राजपूत शब्द का निर्माण हुआ। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो राजपूताना का जो सबसे महान शासक और महान डायनेस्टी रही है वो चौहानाज रहे हैं और उन्होंने राजपूताना को एक नई आकृति, नए आकार, नए शौर्य दिया है, नई वीरता दी है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। चौहाना डायनेस्टी के बारे में भी मैं आपको आगे बतलाऊंगा। अब जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके अंतर्गत में जो हेडिंग दिया गया है वो ये है राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। तो हम ये देखेंगे कि अर्ली मिडाइवल पीरियड में किस प्रकार से नए नए साम्राज्य सामने आ रहे थे और वो किस प्रकार से अपनी सत्ता, अपनी पावर को मजबूत कर रहे थे। इसमें हम ये देखते हैं कि शुरुआत में जो है ये लोग के पास जो है लैंड ग्रांट इन्हें दिया जाता था। उस समय के जो एग्जिस्टिंग रूलर्स रहे हैं उन्हें जो है समाज के कुछ बुद्धिजीवी प्रभुत्व वाले जो लोग हैं उनको लैंड ग्रांट दिया गया और ये धीरे धीरे इतने बड़े लैंड ग्रांट का, भूभाग का मालिक बन गए कि ये अपनी साम्राज्य खुद स्थापित करने की चेष्टा भी करने लगे। जिन्हें लैंड ग्रांट दिया जा रहा था वो एक प्रकार से लैंडलॉर्ड यानी जमींदार बनते चले जा रहे थे और ये जमींदार अपने नाम के साथ कुछ पावरफुल टाइटल्स को भी गेन कर रहे थे, जैसे सामंत, महासामंत या फिर राणा। ये ऐसे टाइटल्स थे जो ये जमींदार अपने नाम के साथ जोड़ रहे थे और धीरे धीरे एक बड़े भूभाग का स्वामी बनने के पश्चात वो अपने आप को इंडिपेंडेंट इंपायर्स के रूप में रख रहे थे। सबसे पहला इंस्टेंस जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो राजकुटास का रख रहा हूं। राजकुटास जो थे सबऑर्डिनेट्स रहे हैं चालुक्यास के और चालुक्यास जो है डेक्कन के रीजन में राष्ट्रकूटास को लैंड ग्रांट
मुहैया करवा रहा था। मतलब ये राजकुटाज जमींदारी से अपना कार्य आरंभ किया और धीरे धीरे डेक्कन के रीजन में इतनी जमीन का एक बड़े भूभाग का स्वामी बन गए और फाइनली उन्होंने डेक्कन के रीजन में एक अलग साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य में जो पहला शासक का नाम आता है वो दंती दुर्गा का आता है। दंती दुर्गा ने चालुक्य के साम्राज्य कांति वर्मन को हराकर डेक्कन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। दंती दुर्गा वह शासक था जिसने एक नई रिचुअल्स को भी जन्म दिया और वो रिचुअल्स था हिरण्यगर्भा। इस रिचुअल को ब्राह्मणों के साथ मिलकर किया जाता था और इस रिचुअल में ये मान्यता रखी गई थी, ये सोचकर किया जाने लगा कि जो वीर योद्धा अपने प्राणों की आहुति सेक्रीफाइस किए हैं उनका रीबर्थ हो, क्षत्रिय कुल में रीबर्थ हो। और इसी लक्ष्य के साथ हिरण्यगर्भा नामक रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था। अब राष्ट्रकूटाज में जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर रहा है वो रूलर है अमोघ वर्षा। दूसरा इंस्टेंस आता है गुर्जरा प्रतिहाराज का। गुर्जरा प्रतिहाराज भी इनिशियली जो है ऑफिशियल्स रहे हैं वेस्टर्न इंडिया में। इन्हें भी लैंड ग्रांट दिया गया और ये लैंड ग्रांट प्राप्त करते करते एक बड़े से भूभाग के स्वामी बन गए और फिर उस रीजन में वेस्टर्न इंडिया, वर्तमान गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है, वहां इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने उस क्षेत्र में एक अलग साम्राज्य की नींव रख दी। और इसी समय 725 ईस्वी में अरब से, सिंध से अरबी जो है भारत के वेस्टर्न पार्ट पर आक्रमण करते हैं और इस आक्रमण को सफलतापूर्वक निस्तोनाबूद करते हैं नागभट्ट प्रथम। यह विडंबना है कि हमारे इतिहास में नागभट्ट प्रथम की चर्चा नहीं है। अब क्यों चर्चा नहीं है, इस सवाल का जवाब भी एक राजनीतिक विषय बन जाता है। मैं अभी उस विषय पर नहीं आना चाहूंगा, परंतु होना चाहिए था। अब यह भी सवाल निकल कर आता है कि सिंध जो है अखंड भारत का हिस्सा था, तो क्या सिंध में मुसलमान पहले से रह रहे थे? जी नहीं। सिंध जो है हिंदुओं की शासन स्थली थी और वहां का शासक भी 712 में हिंदू था, परंतु 712 ईस्वी में भी सिंध के ऊपर आक्रमण किया गया था मीर कासिम के द्वारा, मोहम्मद मीर कासिम, और फिर सिंध जो है मुसलमानों के हत्थे चढ़े। इसकी भी एक बड़ी कहानी है जो कि मैं अपने दूसरे चैनल सपनों की पढ़ाई पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपके सामने रखूंगा। अब जो है आगे आते हैं, गुर्जरा प्रतिहारा का जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर रहा है, शक्तिशाली लीडर, वो नाम आता है मिहिर भोज का। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। तो पहले तो इसने मिहिर भोज ने कन्नौज के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया, तभी तो वो कन्नौज को अपनी राजधानी बना सकता था। कन्नौज को राजधानी भी बनाई और उसे 100 सालों तक गुर्जरा प्रतिहाराज ने अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल भी किया। मिहिर भोज अपने नाम के साथ एक टाइटल भी रखते हैं और वो टाइटल है आदि वराहा। मिहिर भोज ने अपने साम्राज्य यानी गुर्जरा प्रतिहाराज के साम्राज्य का एक्सपेंशन किया, बढ़ाया। गुजरात के काठियावाड़ से लेकर बिहार तक अपने साम्राज्य की स्थापना की। अपने सक्सेसर के लिए मालवा प्लेट्यू तक को कवर किया। ये पूरा रीजन जो है राजपुताना के अंतर्गत में आता था। तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं पाला डायनेस्टी की। पाला डायनेस्टी का स्थापना जो है गोपाल के द्वारा किया गया था और ये जो रीजन था, ये जो गोपाल के बाद जो शासक आए उनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल वही शासक है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की फाउंडिंग किया था, उसे स्थापना किया था। धर्मपाल बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था और इसने बहादुरी से भी अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन किया।
इस वक्त पाला डायनेस्टी की जो साम्राज्य थी आसाम से लेकर उड़ीसा के क्षेत्र तक फैला हुआ था। उस वक्त आसाम को प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था और जो पाला डायनेस्टी का साम्राज्य था वो नेपाल तक फैला हुआ था। इतनी बड़े साम्राज्य पर पाला डायनेस्टी ने भी शासन किया, लेकिन धर्मपाल के जाने के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात ये डायनेस्टी भी कमजोर होने लगी थी, टूटने लगी थी और ये टूटी भी है। अभी अभी मैंने आपके सामने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम लिया। ये वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसे बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। जब उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी खंडित किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।